हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का प्रैक्टिस सेट। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पेट और यूपी वीडियो के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आप लोग बताइए कौन सा पुल्लिंग है। आय पुल्लिंग है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 वे पुल्लिंग है, नहर पुल्लिंग है या लहर पुल्लिंग है। अब बात करते हैं लिंग की। अगर हम बात करते हैं लिंग की, तो हिंदी में बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अभी जो यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी लेटेस्ट 2022 में, उसमें पूछा गया था संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए संस्कृत में लिंग बताइए कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं पहले। हिंदी में लिंग की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। अगर पूछे हिंदी में लिंग बताइए तो आप लोग बताइएगा 2। कौन सा? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत में पूछे तो आप लोग बताइएगा 3। ये पूछा गया था यूपीएसआई की परीक्षा में, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं इसमें। एक हो जाता है स्त्रीलिंग, एक हो जाता है पुल्लिंग और एक होता है उभयलिंग। उभयलिंग। अब बात करते हैं पहचानेंगे कैसे हम पुल्लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके भी देख सकते हैं, या हम अगर लिंग पहचान कर रहे हैं तो अच्छा और अच्छी शब्द से पहले अच्छा अच्छी लगा लेंगे, या मेरा मेरी लगा लेंगे। हम शब्द से पहले मेरा मेरी सर्वनाम लगा लेंगे मेरा मेरी, या क्रिया लगा लेंगे रहा है, चुका है, रहा है, रही है। अब इनसे जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, अगर अच्छा से जवाब मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, अगर अच्छी से मिल रहा है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, अगर मेरा से मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, अगर मेरी से मिल रहा है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ये लिंग छाटने की एक ट्रिक है। और रहा से मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, और रही से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग। तो इन 3 से आप छाट सकते हैं, लिंग की पहचान कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देख लेते हैं। तो इसमें लगाएंगे, आप लगा के देख लेते हैं। मेरी आय, मेरी आय होता कि मेरा आय, मेरी आय। तो ये स्त्रीलिंग ये हो गया स्त्रीलिंग। या आय हुई, या वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। आय हुई, ये तो इसका स्त्रीलिंग। बे, बे मतलब खर्चा, खर्चा इसको बोलते हैं बे मीन्स खर्चा। मेरा खर्चा, मेरा खर्चा। या बे हुआ, बे हुआ। तो ये हो गया पुल्लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करें इसकी ऑप्शन नंबर 3 की, नहर। नहर में क्या लगा के देख लेंगे? अच्छी नहर। क्या बोलेंगे? अच्छी नहर, ना कि अच्छा नहर नहीं होता, अच्छी नहर होता है। या इसको बाग में प्रयोग करके देख लेते हैं। नहर खोदी गई, देखिए स्त्रीलिंग हो रहा है, नहर खोदी गई। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं हम एक बार। लहर, लहर अच्छा, लहर की अच्छी लहर, इसको बोलते हैं अच्छी लहर। अच्छी लहर ये होगी स्त्रीलिंग। और या लहर उठी, देख लीजिए ये स्त्रीलिंग हो रही है ना, तो ये हो जाएगी स्त्रीलिंग। कौन कौन सी स्त्रीलिंग हो जाएगा? आय भी स्त्रीलिंग हो गई, नहर भी स्त्रीलिंग हो गई, और लहर भी होगी स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वे, ऑप्शन नंबर 2 वे हो जाएगा पुल्लिंग। अब बात कर कुछ अन्य शब्दों में बताइए, आप लोग लिंग की पहचान बताइए। अहिंसा, अहिंसा में बताइए लिंग कौन सा है। अपरिग्रह में बताइए लिंग कौन सा है। किन्नर में बताइए लिंग कौन सा है। अहिंसा हो गया, अपरिग्रह हो गया, किन्नर हो गया। अंतरी में बताइए लिंग कौन सा है। अंतरी, अंतरी में लिंग बताइए। और एक बताइए दही, दही कौन सा लिंग है, दही में कौन सा लिंग है, दही में कौन सा लिंग है। चलिए देख लेते हैं इनको एक बार। बात करते हैं अहिंसा। अहिंसा पुल्लिंग और अपरिग्रह ये पुल्लिंग शब्द है। अहिंसा हो गया, अपरिग्रह हो गया, किन्नर हो गया, ये सब पुल्लिंग शब्द है। अंतरी की बात करें, अंतरी एक स्त्रीलिंग शब्द है। दही की बात करें, दही एक पुल्लिंग शब्द है। दही एक पुल्लिंग शब्द। दूध से जितने बने प्रोडक्ट होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक अपवाद है, दूध से बना प्रोडक्ट छाछ, छाछ है जो मट्ठा जिसको बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 में है कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण होता क्या हमेशा बहुवचन में प्रयोग, शिशु होता क्या बहुवचन में सदैव प्रयोग, या भक्ति होता सदैव बहुवचन में प्रयोग, या पुस्तक होता है। तो बात करते हैं सदैव बहुवचन में कौन प्रयोग होता है हमेशा। प्राण। ऑप्शन नंबर 1 प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आप लोगों को बताया था कई बार जब बहुवचन शब्द आते थे तो आपको बताया था प्राण हमेशा बहुवचन में ही होता है, बहुवचन होता है। इसको बाद में प्रयोग करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, देखे देखिए इसका प्राण पखेरु, प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए। तो देखिए ये पुल्लिंग आ रहा है ना, उड़ गए, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा शिशु। बात करते हैं ऑप्शन नंबर प्राण हो जाएगा पुल्लिंग। बात करते थे शिशु की, शिशु ये हो जाएगा एक वचन हो जाएगा। भक्ति, भक्ति भी एक वचन हो जाएगा, और पुस्तक भी एक वचन हो जाएगा। तो ये तीनों हो गए एक वचन, ये तीनों हो गए एक वचन। शिशु होता तो बहुवचन होता, ये भक्ति क्योंकि भाववाचक संज्ञा है इसीलिए ये एक वचन हो जाएगी। पुस्तक, पुस्तक भी एक पुस्तकों होता तो ये बहुवचन होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोलते हैं वचन, वचन देख लेते हैं। वचन के भेद पूछ लेता है कभी कभी, वचन के भेद बताइए कितने होते हैं। अगर पूछता है वचन के भेद कितने हैं तो आप लोग बताइएगा 2। कौन से हो गए, एक वचन हो गया एक वचन, और दूसरा हो गया बहुवचन, बहुवचन। तो आपने देख लिया सदैव बहुवचन प्रयोग होता है प्राण। अब हम लोगों ने 2-3 दिन से देख रहे हैं सदैव बहुवचन वाले शब्द। आज देखेंगे सदैव एक वचन रहने वाले शब्द। यहाँ देखेंगे सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, सदैव एक वचन जो प्रयोग होते हैं सदैव एक वचन में कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से होते हैं सदैव एक वचन में। इनमें कौन सा आएगा, जनता, जैसे जनता हो गई, सामान हो गया, जनता हो गई, सामान हो गया, क्रोध होगा। जितनी भाववाचक संज्ञा होती है वो सब एक वचन में आती हैं। क्रोध, दया, इमोशन जो होते हैं वो एक वचन होते हैं। प्रेम, छाया, प्यास, प्यास, कृपा, भूख, पानी, चांद, सॉरी चांदी, सोना, सवा, ये इंपॉर्टेंट है सारे जितने लिख रहे हैं। प्रत्येक, प्रत्येक, माल, और देख लेते हैं वर्षा, हवा। ये सब सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन एक बार। सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से हैं, जनता हो गया, सामान हो गया, क्रोध हो गया, दया हो गया, प्रेम हो गया, छाया हो गया, प्यास हो गई, भाव हो गया, भूख हो गई, पानी हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, सवा हो गई, वर्षा हो गई, हवा हो गई, प्रत्येक हो गया, माल। ये सब सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पूछा गया, इसमें संधि बताइए कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 में संधि कौन सी है, उद्धरण में संधि बताइए कौन सी है। तो बात करते हैं संधि की। उद्धरण में संधि की बताइए कौन सी। तो बात कर लेते हैं पहले संधि की। संधि के अगर पूछे कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताइए 3 भेद। कोई पूछता है संधि के तो आप लोग बताइए 3 कौन कौन से होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। यही होती है 3 संधि। आप देख लेते हैं संधि के भेद हो गए 3 कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब बात कर ले यहाँ से स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं। 5 में कौन कौन से होते हैं, 5 भेद कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के। एक हो गया गुण संधि, एक होगी दीर्घ संधि, एक होगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, एक होगी यड़ संधि, एक होगी अयादि संधि, अयादि संधि। तो ये संधि के भेद कितने हो गए 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और पूछे स्वर संधि के कितने भेद हैं तो आप लोग बताइएगा 5 कौन से, गुण, दीर्घ, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब इसका आंसर देख लेते हैं। उद्धरण में संधि बताइए। तो आप लोगों को जब संधि पढ़ाया था तो बताया था दा धा नियम। क्या था, दा और धा नियम। दा धा नियम आपको बताया था जब आपको संधि पढ़ाई थी। तो दा को इन दोनों को किसमें बदलते थे, दा को किसमें बदलते थे, ता में। क्या नियम था, दा को बदलते थे ता में, और दा को बदलते थे हा में। तो यही था ना दा धा नियम। दा धा नियम इनको किसमें परिवर्तित करते थे, ता और हा में। तो इसको हम परिवर्तन कर देते हैं, किसमें हो जाएगी,
इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, इसको बदल देते ता में और हा में बदल दें तो हो जाएगा उत प्लस हरड़, हा को बदलते धा को बदलते थे हमें, उत प्लस हरड़, ये हो जाएगा उत प्लस हरड़। दादा नियम क्या था, दादा नियम को कुछ में बदलते थे ता और हा में, तो इसको अगर तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा उत प्लस हरड़, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर ले कुछ अन्य शब्दों में बताइए, दादा नियम से रिलेटेड जैसे पद्धति हो गया, पद्धति का संधि विच्छेद बताइए। उद्धार हो गया, उद्धार में का संधि विच्छेद बताइए। उद्धृत हो गया, उद्धृत, उद्धृत का संधि विच्छेद बताइए। तद्धित हो गया, तद्धित, तद्धित का संधि विच्छेद बताइए। चलिए देख लेते हैं। बात करें पद्धित को, दादा नियम को, दादा को ता और राम है तो हो जाएगा पत, पत प्लस हित, पत प्लस हित। उद्धार को हो जाएगा उत प्लस हार, उत प्लस हार। उद्धृत का हो जाएगा उत प्लस हरत, उत प्लस हरत, उत प्लस हरत। तद्धित का हो जाएगा तत्धन हित, क्या हो जाएगा तत्धन हित। तत्धन हित। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, दादा नियम को बदलते हैं ता और हमें। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, इतने एग्जाम्पल आपको दे दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नवोड़ा, नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसमें संधि बताइए। नवोड़ा में संधि विच्छेद बताइए और संधि बताइए कौन सी हो जाएगी। तो देख लेते हैं पहले नवोड़ा। नवोड़ा इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 नभ धन उड़ा, ऑप्शन नंबर 2 नभो धन लड़ा, ऑप्शन नंबर सी नभ धन उड़ा, ऑप्शन नंबर 4 ना धन उड़ा। अब बात करते हैं ओ किससे मिलकर बनता है, ओ किससे मिलकर बनता है। ओ की बात कर लेते हैं हम, ओ आ रहा है ना, ओ किससे मिलकर बनता है, ओ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ के मिलन से बनता है ओ। तो इसको तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे हम लोग, इसका संधि विग्रह करेंगे तो कैसे हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो नभ क्या हो जाएगा, नभ, नभ धन, नभ धन उड़ा, नभ धन उड़ा। यहां से देखिए बा से आ रहा है आ और यहां से आ रहा है ऊ, आ प्लस ऊ मिलकर बनाएंगे ओ, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, जहाँ पे सिंगल मात्रा होती है वहां पे कौन सी संधि होती है, वहां पे होती है गुण संधि, याद रखेंगे। जहाँ पे सिंगल मात्रा होती है वहां पे होती है गुण संधि, ए की मात्रा मिल जाए और ओ की मात्रा मिल जाए उसमें होती है गुण संधि। तो देख लेते हैं ऐसा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, सी में दे रखा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए कुछ अन्य शब्दों में संधि बताइए आप लोग, जैसे वृक्ष छाया, जैसे कल हम लोगों को पढ़ा था आच्छादित, इसी उसी प्रकार से है वृक्ष छाया। क्या है, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, उसमें संधि बताइए। विच्छेद एक शब्द हो गया, विच्छेद का बताइए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए पहले इन दोनों इनका देख लेते हैं दोनों का। तो वृक्ष छाया का क्या हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया, क्या हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया। विच्छेद का क्या हो जाएगा, विधन छेद, संधि विच्छेद का क्या हो जाएगा, विधन छेद। इनमें व्यंजन संधि है। अगला देखते हैं भूषण, भूषण में इसका बताइए संधि विग्रह क्या हो जाएगा, और इसमें बताइए संधि कौन सी हो जाएगी। जैसे प्रमाण, प्रमाण में बताइए आप लोग संधि विच्छेद और संधि बताइए। तो इनका देख लेते हैं, संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूषधन अन, क्या हो जाएगा भूषधन अन, भूषण का। प्रमाण का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्राधनमान, प्राधनमान। और इनमें भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऋण मुक्त में बताइए कौन सा समास हो जाएगा। बात करते हैं समास के, समास के अगर पूछे कितने भेद होते हैं, 6। बताइएगा समास के भेद होते हैं 6। अगर पूछे इसका, अगर इसमें पूछे प्रधानता के आधार पर बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे आप लोग 4। वैसे पूछे समास कितने प्रकार के होते हैं तो बताइएगा 6। अगर प्रधानता के आधार पर पूछे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो बात कर लेते हैं इसका समास विग्रह कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त, क्या हो जाएगा ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त।
तो ऋण से अलग हो रहा है, जहाँ पे अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान। जहाँ पे अलगाव हो या जहाँ पे तुलना हो, अलगाव हो या तुलना, अलगाव हो या तुलना, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान। बात करें अधिकरण की कारक विभक्ति क्या होती है? अधिकरण की होती है में पर, में और पर, संप्रदान के लिए, के लिए इसकी कारक विभक्ति होती है। जो चीज हमेशा सदैव के लिए दे दी जाए, वापस ना आए, वहां पे भी संप्रदान होता है। संबंध की बात करें, 9 कारक विभक्तियां का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री, ये सब उसी की होती है संबंध कारक की। बात करें कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग कौन सा है? जैसे गुणहीन, गुणहीन में बताइए आप लोग कौन सा कारक हो जाएगा? गुणहीन में बताइए। रोग मुक्त, रोग मुक्त में बताइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं। और एक बताइए लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोकप्रिय में बताइए। और रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में बताइए कौन सा समास हो जाएगा? चलिए देखते हैं। गुणहीन का अगर समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुण, गुण से हीन, गुण से हीन, गुण से हीन, गुण से हीन, मतलब अलग हो रहा है, गुण से अलग, गुण ही नहीं है तो इसमें हो जाएगा अपादान। रोग से मुक्त का हो जाएगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, तो इन दोनों में हो जाएगा अपादान, रोग से मुक्त हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान। अब बात करते हैं इन दोनों में। लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, ये हो जाएगा लोकप्रिय का समास वगैरह। बात करें रेलगाड़ी का, रेल पर गाड़ी, रेल की कोई गाड़ी नहीं होती, रेल पर गाड़ी होता है इसका समास वगैरह, रेल पर गाड़ी। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा समास? लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, में पर किसकी होती है विभक्ति? अधिकरण, तो इनमें हो जाएगा दोनों में अधिकरण। रेलगाड़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, रेल की गाड़ी नहीं होता, रेल पर गाड़ी होता है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण। और अपादान इसमें हो जाएगा गुणहीन और रोग मुक्त में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। धनंजय में समास बताइए कौन सा है? धनंजय में बताइए आप लोग समास कौन सा है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या अव्ययभाव है? बात करते हैं धनंजय। पहली बात तो किसे बोलते हैं? धनंजय बोलते हैं अर्जुन को। किसको बोलते हैं? अर्जुन को। धनंजय किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं धनंजय। मतलब किसी किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, किसी तीसरे पद की इशारा करता है तब कौन सा समास होता है? तब होता है बहुव्रीहि समास। धनंजय किसको बोलते हैं? बहु, अर्जुन को बोलते हैं, ये मतलब तीसरे पद की इशारा हो रहा है, इसमें होता है बहुव्रीहि समास। बात करें बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, दोनों दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं इसमें, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान इसमें होते हैं बहुव्रीहि समास में। बात करें तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, अभिभाव में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है तत्पुरुष समास के भेद बताइए कितने होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 8 दे देगा, 7 दे देगा, 6 दे देगा, 5 दे देगा, तो आप लोग बताएंगे तत्पुरुष समास के कितने होते हैं? 6। कौन कौन से दो नहीं होते हैं? एक कर्म वाला नहीं होता है, सॉरी एक कर्ता वाला नहीं होता है, और एक संबोधन वाला नहीं होता है। 8 होते हैं कारक के भेद ना, उसमें से कौन कौन सा नहीं होता? उसको कर्ता वाले को छोड़ देंगे और संबोधन वाले को छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, तो कितने होते हैं? 6। याद रखेंगे 6 हो जाएंगे इसमें। कर्मधारय में क्या होता है? विशेष और विशेषण होता है, इसकी पहचान ये है, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण में जाएंगे आपको इसमें। बात कर लेते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पलों में, जैसे आप लोग बताइए बहुविधि के कुछ और एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसमें? पंचानन, किसी तीसरा पद प्रधान, तीसरे पद की विचार करते हैं, जैसे पंचानन, षडानन, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। षडानन, नीलकंठ, नीलकंठ भी इसी का एग्जाम्पल है। वीणा पाणी, वीणा पाणी सरस्वती जी को बोलते हैं, वो भी इसी में आएगा वीणा पाणी। तो ये सब उसी उन्हीं के एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइए आप लोग। नवग्रह, नवग्रह में बताइए कौन सा समास हो जाएगा। अष्ट धातु में बताइए कौन सा समास हो जाएगा। तो देख लेते हैं नवग्रह, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु। इन दोनों में 8 आ रहा है ना, उसमें 9 आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा दोनों में द्विगु समास। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें पूछा गया किस में उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है।
प्रश्न में, ऑप्शन प्रतिष्ठा में, अधिकार में, संस्कार में। तो बात कर लेते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब बात करते हैं शब्द के, शब्दांश के कितने भेद होते हैं? आप लोग बताइए, शब्दांश के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, शब्दांश के भेद बताइए। शब्दांश के भेद बताइए कितने होते हैं? तो आप लोग बताएंगे शब्दांश के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से हो जाएंगे? शब्दांश के दो भेद होते हैं, कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा उपसर्ग, एक हो जाएगा प्रत्यय। एक हो जाएगा प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के शब्द के शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग, किसमें उपसर्ग नहीं है। प्रतिष्ठा में बात करें, इसमें हो जाएगा प्रति धन इष्टा, इष्टा मूल शब्द हो जाएगा, प्रति इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अधिकार में बात करें, इसमें अधि धनकार, अधि हो जाएगा उपसर्ग, और कार हो जाएगा मूल शब्द। संस्कार में बात करें, इसमें सम धनकार, सम धनकार। तो इन तीनों में तो हो गया उपसर्ग, प्रति हो गया प्रतिष्ठा में, अधिकार में अधि हो गया, संस्कार में हो जाएगा सम। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवें का आंसर हो जाएगा, सातवें का हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय का सही लगाव है। इसमें पूछा गया प्रमाणिक शब्द है जो, इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, इसमें ये पूछना चाहता है। तो वही बात, शब्दांश के दो भेद होते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के बाद। तो इनका अगर समास विग्रह करते हैं, इनको अगर तोड़ते हैं, संधि अगर इनके तोड़ते हैं प्रमाणिक का, तो क्या हो जाएगा? प्रमाण धन, प्रमाण धन इक। जब इक प्रत्यय लगता है ना, तो वृद्धि हो जाती है पहले वाले शब्द पर। तो इसको अगर, इसको हमें वृद्धि करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रमाण। देख ली, प्रमाणिक ऐसे बनेगा, प्रमाणिक, प्रमाणिक। इसमें वृद्धि हो जाएगी पहले वाले में, ये एक प्रत्यय वृद्धि कर देगा पहले वाले शब्द पर, तो ये बन जाएगा प्रमाणिक में एक प्रत्यय लगने से ये बनेगा प्रमाणिक। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रमाण धन एक, प्रमाण धन एक। प्रमाण हो जाएगा मूल शब्द, एक हो जाएगा प्रत्यय। ये प्रत्यय का वृद्ध रूप था। क्या? प्रत्यय का वृद्ध रूप। ये आपने देखा, प्रत्यय का वृद्ध रूप था ये, जो आप लोगों ने अभी देखा ना, वृद्धि किया था उसने, वृद्ध रूप। और कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ वृद्धि होती है? एक प्रत्यय और कौन कहाँ से लगता है वृद्धि करता है? जब जैसे विज्ञान में, विज्ञान एक मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तभी वृद्धि कर देगा, तो क्या बनाएगा? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बना देगा, वैज्ञानिक। अगला देखते हैं, जिस प्रकार हम सप्ताह में एक प्रत्यय लगाते हैं, सप्ताह में, ये भी वृद्ध रूप है। सप्ताह में एक प्रत्यय लगाते हैं तो बनाएगा साप्ताहिक। क्या बनेगा? साप्ताहिक। जैसे निदान, निदान शब्द है, इसमें अगर पूछे एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? निदान में एक प्रत्यय लगेगा, तब ये बनेगा, क्या बनाएगा? नैदानिक। क्या बनेगा? नैदानिक, नैदानिक। तो ये वृद्ध रूप था प्रत्यय का, जहां पे एक लगती है वो वृद्धि कर देता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? बताइए, तौलिया किस भाषा का शब्द है? उर्दू का है, हिंदी का है, पुर्तगाली का है, या तुर्की का है? तो बात करें तौलिया, तौलिया शब्द, तौलिया हो गया, बाल्टी हो गया, तम्बाकू हो गया, तम्बाकू हो गया, गमला हो गया, आलपिन हो गया। ये सब किसकी भाषा, कौन भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? तौलिया, बाल्टी, तंबाकू, गमला, आलपिन, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बात करें तुर्की भाषा के शब्द, कौन कौन से हो जाएंगे? तुर्की भाषा के शब्द कौन से हो जाएंगे? बहादुर हो गया, तुर्की भाषा का बहादुर, चम्मच या चमचा, कैंची, तौलिया, ओ सॉरी, कैंची हो गया, तौलिया हो गया, माफ कीजिए, तौलिया ये हो गया ना, ये तुर्की भाषा के शब्द है। तौलिया हो गया, बहादुर हो गया, चम्मच हो गया, कैंची हो गई, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली के कौन से? पुर्तगाली में जो भी गलत बता दिया हमने वो को देख लेते हैं। बाल्टी, बाल्टी, तंबाकू, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, माफ कर दीजिए। तंबाकू, गमला, गलती से निकल गया, गमला हो गया, आलपिन हो गया, ये सब है। जो हमने करेक्शन कर लेंगे इसमें, जो हमने पहले बताया वो गलत बता दिया था। पुर्तगाली भाषा के कौन सा? बाल्टी, तंबाकू, गमला, आलपिन। बात करें तुर्की भाषा के कौन सा हो गया? बहादुर हो गया, चमचा हो गया, कैंची हो गया, तौलिया, ये तुर्की भाषा का शब्द है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? उससे अच्छे तो आप हैं, निम्न में कौन सा कारक? इसमें पूछा गया कारक बताइए। उससे अच्छे तो आप हैं,
इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा या कारण हो जाएगा या संबोधन। तो देख लेते हैं पहले समास कारक की। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कारक के। तो इनकी कारक विभक्ति देख लेते हैं पहले हम एक एक करके। अधिकरण की बात करें, यहाँ पे में आ जाए, पर आ जाए और स्थान का वो दो। जैसे स्थान मतलब चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये हो जाएगा स्थान। अपादान में बात करें से कारक विभक्ति, जहाँ पे तुलना हो वहाँ पे अपादान होता है, और अलगाव की स्थिति होती है जहाँ पे, वहाँ पे भी अपादान होता है। कर माने, कर मतलब से, यहाँ पे आएगा बजे आएगा, साधन आएगा, बजे मतलब कारण साधन, और अंग भंग, अंग भंग की स्थिति होती है वहाँ पे भी होता है करण कारक। अंग भंग मतलब वो आंख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, हो जाएगा वह अंग भंग होता है। संबोधन की बात करें, हे अरे, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। उससे अच्छे तो आप है, मतलब तुलना हो रहा है ना, किसी से तुलना हो रहा है, किसी उससे मतलब कोई दूसरे से तुलना कर रहा है, मतलब उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे अपादान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है, मेरी लड़की कौन है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें पूछा गया मेरी लड़की कौन है, कारक बताइए। संबंध है, अधिकरण है, संप्रदान है, कर्ता है। बात करें संबंध कारक के कितने विभक्ति होती है? 9 होती है, काके की, नाने नी और आरे दी। अधिकरण की बात करें, में पर कारक विभक्ति, और स्थान की बात हो जाए, संप्रदान की बात करें के लिए कारक विभक्ति, और कोई चीज सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, वहां पे भी संप्रदान होता है। कर्ता की बात करें, ने कारक विभक्ति हो जाएगी इसमें। तो देख लेते हैं इसमें, मेरी रा आ रहा है ना, मेरी रा रे री राने नी, इसी वजह से संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष कारक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्न में कौन सा प्रणार्थक क्रिया है? पूछा गया प्रणार्थक क्रिया का है, सीखना है, लिटाना है, जगाना है या बुलाना है। बात कर लेते हैं क्रिया की। क्रिया की बात कर लेते हैं हम लोग। क्रिया, क्रिया के बताइए कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से बताइए, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से बताइए कितने होते हैं? 2 होते हैं रचना की दृष्टि से। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 कौन से हो जाएंगे? एक सकर्मक हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, एक हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो आपसे अगर पूछे रचना के भेद बताइए, क्रिया के भेद बताइए रचना की दृष्टि से, तो आप लोग बता दीजिए 2 कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मतलब सा मतलब सा कर्म के सहित, अकर्मक मतलब क्रम क्रम रहित। और बताइए क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, धातु। अब बात करें प्राकृतिक क्रिया क्या होती है? प्राकृतिक क्रिया भी होती है जब कोई कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए, जब कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए, जब कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्राकृतिक क्रिया। ये 2 प्रकार की होती है, इनका अगर तोड़ते हैं तो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? यहाँ पे ले लेंगे 2 प्रकार के, कौन से हो जाएंगे? प्रथम प्रणातक, प्रथम प्रणात्मक और द्वितीय प्रणात्मक। अब प्रथम में कौन आता है? इसमें आना वाना, मतलब आना, और आना आ जाए वाना आ जाए, जहाँ पे आना आ जाए वो होती है प्रथम प्रणार्थक, और वाना आता है उसमें आता है द्वितीय प्रणार्थक। याद रखेंगे आप लोग। तो देख लेते हैं इसमें, लिटाना आना आ रहा है ना, लिटाना ये हो गई प्रार्थक क्रिया। जगाना आना आ रहा है ना, जगाना। बुलाना आना आ रहा है, तो ये हो गई, ये तीनों हो गई प्रार्थक क्रियाएं। जैसे सीखना, इसमें आना नहीं आ रहा है ना बाना आ रहा है। आप लोग बोल सकते हैं, बोल देख सकते हैं, देखिए सीखना आ रहा है ना, तो सीखना, ना सिखाना आ रहा है, सिखाना होता तब तो होता ठीक, सीखना आ रहा है ना इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रार्थक क्रिया नहीं है। ये किससे मिलकर बना है? एक बार देख लेते हैं किससे मिलकर बना है। ये सीख, सीख से मिलकर बना हुआ है। ये लेट से बनकर बना हुआ है। ये जग से मूल धातु जग हो गई, इसमें इसमें बुला हो गई मूल धातु। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। साथियों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसने पूछा निम्न में
विशेषण शब्द छाड़िए, इसमें पूछा गया विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कवित्त, ऑप्शन नंबर 2 आचरण, ऑप्शन नंबर 3 जनपद, ऑप्शन नंबर 4 गंभीर। पहले बात कर लेते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से 4 हो गए? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक हो गया, और कौन से हो गए? एक सार्वनामिक विशेषण होता था, सार्वनामिक विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया, सार्वनामिक हो गया, और कौन सा हो गया? संख्यावाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गया, एक परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो विशेषण कितने भेद हो गए? 4। गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करें विशेषण की पहचान करके कैसे पहचानेंगे कि विशेषण किसमें है किसमें नहीं है। तो इसमें अब विशेष लगा क्या बोलते हैं, विशेष लगा लेंगे इससे पहले, या संज्ञा लगा लेंगे, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम लगा लेंगे इससे, इसके बाद में आप लोग लगा लेंगे, सर्वनाम लगा लेंगे या विशेष लगा लेंगे। सर्वनाम संज्ञा लगा लेते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आप इससे पहले ये लगा लेंगे, और इन्हीं को बोलते हैं विशेष। संज्ञा सर्वनाम को क्या बोलते हैं? विशेष। तो देख लेते हैं लगा के। कवित्त, आचरण, जनपद, गंभीर। तो मतलब लगा के देख लेते हैं विशेष। जैसे गंभीर, गंभीर में लगाएंगे गंभीर व्यक्ति, व्यक्ति लगा के देख लेंगे फिर भी पता लग जाएगा। तो व्यक्ति हो गया विशेष, और गंभीर हो गया विशेषण, गंभीर व्यक्ति। और किसी में नहीं लग रहा, जैसे कवित्त व्यक्ति नहीं हो रहा है, आचरण व्यक्ति भी नहीं गलत है, जनपद व्यक्ति ये भी गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात करें कवित्त में, कवित्त क्या है? कवित्त एक भाववाचक संज्ञा है, आचरण भी भाववाचक संज्ञा है, जनपद बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अगर जनपदीय इसका बनेगा, जनपदीय होता तब ये विशेषण होता है। बताइए कुछ अन्य विशेषण शब्द कैसे बनेंगे? अभ्यास का विशेषण बताइए आप लोग। अभ्यास का विशेषण बनेगा अभ्यासी। क्या बनेगा? अभ्यासी, याद रखेंगे। अभ्यास का बनेगा अभ्यासी। बताइए लघु, जैसे लघु नहीं होता, लघु, लघुत्तर और लघुत्तम। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, ऐसे पूछेगा, ये पूछेगा कि लघुत्तर, लघुत्तर बताइए कैसा विशेषण है? उत्तरात्मक विशेषण है, या उत्तम विशेषण है, या मूल 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 अवस्था है? इसमें पूछ लेगा। इसमें बताइए लघुत्तर में कौन सी विशेषण की अवस्था है? तो आप लोग बताएंगे उत्तरावस्था। अगर लघुत्तम में पूछते तो बताते हैं आप लोग उत्तम अवस्था, और ये लघु हो गया मूल शब्द, याद रखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग बताइए परवर्तीय, परवर्तीय और धुंधला, पर्वतीय और धुंधला ये कौन से विशेषण हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। पर्वतीय क्षेत्र मतलब एक विशेषता बता रहा है कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय। धुंधला ये भी एक गुण है किसी का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? निर्वेद रस किसका स्थायी भाव है? शांत रस का है, श्रृंगार का है, करुण का है, या भयानक? बात करते हैं रस की। यहाँ पे रस की देखते हैं, बात करते हैं रस। रस के अगर पूछे कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? रसों की संख्या अगर पूछ ले कितनी होती है, रसों की संख्या कितनी होती है? 9। रसों की संख्या कितनी होती है? 9। अब बात करते हैं श्रृंगार रस का। बताइए स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का होता है रति या प्रेम। क्या होता है? रति या प्रेम। करुण रस का क्या होता है? शोक। भयानक का क्या होता है? भय। इसी प्रकार से बताइए आप लोग वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का बताइए। अद्भुत रस का बताइए, अद्भुत रस का बताइए, अद्भुत रस का बताइए आप लोग। रौद्र रस का बताइए आप लोग। तो देख लेते हैं एक बार इनको। वीर रस का क्या स्थायी भाव हो जाएगा? उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। अद्भुत का क्या हो जाएगा? विस्मय। विस्मय हो जाएगा स्थायी भाव अद्भुत का। रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध स्थायी भाव। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ से। अब रसों की संख्या हो जाएगी 9। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा प्रेम या रति। करुण रस का हो जाएगा शोक। भयानक क्या हो जाएगा? भय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उद्भव का अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय। रौद्र रस का हो जाएगा क्रोध। अब बात करें निर्वेद किसका हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव।
अब हम शांत रस को पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा डिटेल में बात करें। शांत रस की खोज किसने की? शांत रस की खोज की बात करें किसने की? आप लोग बताइए, शांत रस की खोज किसने की? खोज होगी। शांत रस की परिभाषा किसने दी? और ये शांत रस का ये स्थायी भाव किसने दिया? स्थायी भाव किसने दिया? ये तीन चीजें बताइए। तो देख लेते हैं शांत रस की खोज किसने की। खोज की अभिनव ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा शांत रस की खोज किसने की, तो बताएंगे अभिनव ने। परिभाषा किसने दी? परिभाषा दी उद्भट ने। किसने दी? उद्भट ने। और स्थायी भाव किसने दिया? केशव दास ने। स्थायी भाव शांत रस का होता है निर्वेदीय, किसने दिया? केशव दास ने। तो आप लोग ऐसे बता देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बना है? रोला प्लस उलाला, सोरठा प्लस रोला, दोहा प्लस उलाला, दोहा प्लस रोला। तो बात करते हैं कुंडलिया की। कुंडल ऐसे याद करें, कुंडलिया को कैसे याद करें? कुंडल, कुंडल, कान में कुंडल पहनते हैं ना आप लोग, जैसे कुंडल कान में पहने जाते हैं ना, तो कान में से कुंडल लेके कोई भागता है तो आपके कान में से क्या निकलेगा? खून। कान से कुंडल लेके कोई भाग रहा है ना, तो आपके कान कान फाड़ जाएगा, तो उससे निकलेगा खून। जब खून निकलेगा तो आप किससे जाएंगे? डॉक्टर से। डॉक्टर से। तो ऐसे याद रखेंगे, कुंडल से कुंडल छीन के भाग रहा तो आपसे कान फट जाएगा, उससे निकलेगा खून, तो आप जाएंगे डॉक्टर से। मतलब कुंडल किससे मिल जाएगा? दोहा प्लस रोला से। किससे? दोहा प्लस रोला से। अब ऐसे याद याद बना रहेगा आपको लोगों को। वैसे याद में कंफ्यूजन होता है, दोहा प्लस रोला, तो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं रोला की। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में बात करें, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं रोला में। समाद्रिक छंद उल्लाला की बात करें, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। और 15 पहले और तीसरे में 15 13 13 होते हैं इसमें। और ये अर्ध समात्रिक छंद है उल्लाला, अर्ध समात्रिक छंद है। इसी प्रकार से शॉर्ट टाइम में बात करें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 मात्राएं होती हैं। अर्ध समात्रिक छंद है ये भी। रोला की बात करें 24 मात्राएं। दोहा में बात करें 13 11 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में भी बता दी 28 मात्राएं होती हैं। दोहा में वही बताया आपको भी 13 11, और रोला में 24 मात्राएं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निर्धन में धन सी तुम आई, पूछा गया इसमें अलंकार कौन से? निर्धन में तुम आई, इससे पूछा गया कौन सा अलंकार है? देख लीजिए, धन सी, धन उसी, इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है? ये देख के ही आप लोग समझ गए कौन सा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, उपमा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, या अनुप्रास। यहाँ पे सी हो गया, सा हो गया, से हो गया, सम हो गया, जैसा हो गया, सदिश हो गया, ये वाचक शब्द यहाँ पे मिल जाते हैं। जहाँ पे ये मिल जाए और जहाँ पे तुलना हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा। याद रखेंगे, सी सा से सम जैसा सदिश, और जहाँ पे तुलना हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा। निर्धन के धन सी तुम आई, मतलब तुलना हो रहा है, निर्धन के धन सी तुम आई, यहाँ पे तुलना बात हो जाएगा, उसमें उपमा। बात करते हैं उपमा में। उपमा में क्या होता है? उपमा में 4 चीजें होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है उपमान होता है, एक होता है उपमेय, एक होता है साधारण धर्म, साधारण धर्म होता है एक होता है वाचक शब्द। जब ये चारों, जब किसी वाक्य में ये चारों पाए जाए, उपमा भी पाया जाए, उपमेय भी पाया जाए, साधारण धर्म भी पाया जाए, वाचक शब्द पाया जाए, यहाँ पे ये चारों पाया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? पूर्ण उपमा। कौन सा होता है? पूर्ण उपमा। अगर चारों में से अगर एक भी नहीं छूट रहा है, एक 3 आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं, तो हो जाएगा ये लुप्त उपमा। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे, चारों पाए जाते हैं हो जाएंगे पूर्ण उपमा, और इसमें पूछे अगर एक कम पाया जाता है 4 में से एक भी, तो हो जाएगा लुप्त उपमा। तो इसमें देख लेंगे कौन सा उपमा का रूप है, पूर्ण उपमा या लुप्त उपमा है। तो देख लेते हैं एक बार। इसमें हो जाएगा क्या? उपमान क्या हो जाएगा? उपमान। उपमान की बात करें तो उसमें हो जाएगा निर्धन के धन, निर्धन के धन, ये उपमान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सी। सी क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा वाचक शब्द हो जाएगा सी, वाचक शब्द हो जाएगा सी। और
आई, आई क्या हो जाएगा इसमें, आई हो जाएगा उपमेय, उपमेय। तो इसमें तीन ही है, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया और उपमेय हो गया। इसमें साधारण धर्म नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लुप्त उपमा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, श्रव्यानुप्रास हो जाएगा, छेकानुप्रास हो जाएगा। इसमें पूछा गया, इसमें क्या कह रहा है, पूत कपूत तो का संचय। अगर पुत्र अगर अगर कपूत निकल गया, अगर बेकार है, सही से नहीं, सही नहीं है वो, तो धन संचने की क्या जरूरत है, धन आप संचय ही ना। अगर पूत सपूत है, अगर पूत अगर अच्छा है, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमा लेगा, इकट्ठा कर लेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें लाटानुप्रास में क्या होता है। लाट, लाटा मतलब पूरी पूरी लाट, यानी कि पूरी पूरी पंक्ति रिपीट हो जाए, पंक्ति रिपीट होती है पूरी पूरी, जो ऊपर लिखा हुआ होता है वही नीचे होता है, ये होता है लाटानुप्रास। बात करें छह का अनुप्रास में क्या होता है, छह का अनुप्रास में, छह का अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण, एक वर्ण की, इसमें क्या होता है, छेगा में क्या होता है, एक वर्ण की, एक ही बार आवृत्ति होती है इसमें, एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होती है छेका में। अब बात करते हैं श्रव्य में क्या होता है, एक ही उच्चारण स्थान के शब्द आते हैं, एक ही उच्चारण स्थान के शब्द आते हैं। जैसे अगर ताबरक के आ रहे तो ताबरक के आ रहे तो ताबक के ही सारे आएंगे, एक ही उच्चारण स्थान के शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। वृत्या में क्या होता है, वृत्या में क्या होता है, एक ही वर्ण, एक ही वर्ण व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति होती है बार बार। लाटा में क्या होता है, पूरी पूरी पंक्ति आती है। देखिए कुपूत कपूत तो का से पूत सपूत तो का जनता, यानी कि पूरी पूरी पंक्ति इसमें आ रही है, रिपीट हो रही है, तो इसमें हो जाएगा लाटा अनुप्रास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसे पूछा गया पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। बात करें पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है, पहले तो बात करें पश्चिमी हिंदी सौर यानी उपवंश से विकसित हुई है, सौर यानी अपभ्रंश से, सौर यानी अपभ्रंश से हुई है। इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5 आती हैं। पूछ लेता है तो आप लोग बताएंगे 5 आती हैं, कौन कौन सी आती है। ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, और हो गया कौरवी, एक हो गया कौरवी। इसके अतिरिक्त चौथी होगी कौरवी, इसी को बोलते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली इसी को बोलते हैं। और एक होगी पांचवी बांगरू, कौन सी होगी, बांगरू, बांगरू, ये इसको या हरियाणवी भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगही नहीं आएगी। ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 आती है, कौन सी होगी, ब्रज होगी, कन्नौजी होगी, बुंदेली होगी, कौरवी होगी और बांगरू होगी, जो हरियाणा में बोली जाती है। बात करें मगही की, मगही हो गया, मगही के अतिरिक्त कौन सा हो गया, मागधी हो गया, मागधी हो गया, और बिहारी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी। इनकी बात कर लेते हैं, एक किस भाषा की बोलियां हैं, तो ये आप लोग बताएंगे ये कौन सी है, ये बिहारी हिंदी की है, सॉरी मगही। यहाँ पे देख लीजिए, मगही की बात करें, ये बिहारी हिंदी से, बिहारी हिंदी की बोली है, और ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है। अपभ्रंश की बात करें तो इसमें कौन सा अपभ्रंश हो जाएगा, मगही में, मगही बिहारी हिंदी की बोली है, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है। और बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी होगी, मगही होगी, भोजपुरी होगी, एक मगही होगी, भोजपुरी होगी, एक होगी मैथिली, याद रखेंगे ये। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकाल में फारसी, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आके मिली। इनसे पूछा गया मध्यकाल में फारसी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आके मिली। ऑप्शन नंबर 1 का, खा, गा, जा, फा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो बात कर लेते हैं इसमें फारसी दुनिया, तो अब बात करें इसमें कौन सी हो जाएंगी, ये ऑप्शन नंबर 4 नुक्ता वाली हो जाएंगी इसमें, जिसमें नुक्ता आती ना, ये भी मध्यकालीन में हिंदी में आके मिली थी। जो नुक्ता वाली होते हैं वो इसमें आ जाएंगे, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं इसमें नुक्ता, और इसमें बात कर लेते हैं बिंदी नहीं होती, बिंदी, ये बिंदी, ये कितने प्रकार की होती है, ये वाली बिंदी
के प्रकार देख लेते हैं तो बताएंगे इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। एक हम लगाते हैं जैसे उच्छिप्त, पहली वाली तो एक हो गई जिसे लगाते हैं अंक जैसे लिखते हैं, तो एक प्रकार ये हो गया जो ऊपर लगती है। एक हो गया उच्छिप्त जो डा और ढा के नीचे लगाते हैं, डा और ढा के नीचे लगाते हैं, इनको बोलते हैं उच्छिप्त। और देख लेते हैं इसके बाद तीसरा कौन सी होगी इसमें, तीसरी होगी एक इसमें जो इया या लिखते हैं इसमें, ये हो गई। चौथी कौन सी होगी, चौथी होगी नुक्ता वाली। चौथी कौन सी, नुक्ता वाली जो का 4 के नीचे लगाते हैं, का खा गा जाफा के नीचे बनाते हैं, नीचे जो लगती है का खा जाफा, इससे इसके नीचे लगाते हैं। तो ये होगी 4 प्रकार की होगी बिंदी। कौन सी होगी, अंक वाली होगी, एक उच्छिप्त होगी, एक ये होगी इंगिया वाली, और एक नुक्ता वाली होगी। और बात करें इनको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। और इनको इनके बारे में किसने बताया था, इनके बारे में नुक्ता के बारे में किसने बताया था आप लोगों को, बताइए। इसके बारे में बताए थे राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र। राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने नुक्ता के बारे में बताया था। और नुक्ता का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये उर्दू में ज़्यादा तो इसका प्रयोग होता है, उर्दू शब्दों में इसका प्रयोग होता है, उर्दू के शब्दों में प्रयोग होता है नुक्ता का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा जफरनामा, जफरनामा, तो यहाँ पे नुक्ता लगेगा। जैसे लिख दिया जिंदगी, जिंदगी, ये नुक्ता इसी में लगता है उर्दू के शब्दों में। एक और होता है जैसे आगत, आगत स्वर नहीं होता है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे हमने लिख दिया ऑन, डॉक्टर, डॉक्टर, नॉलेज, कॉलेज। अगर पूछे आगत स्वर कौन सा है तो ये आप लोग एक बताएंगे आ वाला, ये होता है आगत स्वर आ, ये आगत स्वर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जैसे पूछा गया कौन से वर्ग में तालब वर्ग, ऐसे पूछा गया तालब वर्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग सारे के सारे 4 स्थान पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें कंठ, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं वो देख लेते हैं पहले। इसके बाद तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं वो देख लेते हैं। कंठ हो गया, तालु हो गया। मूर्धन से कौन से बोले जाते हैं वो देख लेते हैं। दंत से कौन से बोले जाते हैं वो देख लेते हैं। और ओष्ठ से कौन बोले जाते हैं वो देख लेते हैं। आप लोगों को 4 स्थान क्या बोलते हैं याद हो जाएगा यहाँ से। कंठ से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, कंठ से खा हो गया, गा हो गया। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, का खा गा और यहाँ। और तालु से कौन सा हो जाएगा, चा आ जाएगा, इससे छा आ जाएगा, जा आ जाएगा, झा आ जाएगा और वहाँ। मूर्धन से कौन से हो जाएंगे, मूर्धन से कौन कौन से हो जाएंगे, टा वर्ग में आता है, टा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, डा हो जाएगा, ढा हो जाएगा और अढ़ा। ता में दंत में हो जाएगा ता वर्ग, ता हो जाएगा, था हो जाएगा, दा हो जाएगा, धा हो जाएगा और ना हो जाएगा इसमें। ओष्ठ में पा वर्ग आ जाएगा, पा हो जाएगा, फा हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, पा हो जाएगा, फा, बा, भा और मा। तो इतने तो आप लोगों को याद होंगे। अब गलती कहाँ होती है, जब हम लोग स्वर को बांटना चाहते हैं, स्वर को बांटना चाहें तो आप लोग कैसे बांटेंगे, कहाँ से कहाँ आएंगे। तो स्वर की बात करें इसमें कर्ण से हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और हा हो जाएगा, ये कर्ण से बोले जाते हैं। हाँ, तालु में कौन से हो जाएंगे, ई हो जाएगा, बड़ी यू हो जाएगा, या हो जाएगा और सा हो जाएगा, ये इससे बोले जाते हैं। और मूर्धन में और कौन से आ जाएंगे, ऋषि हो जाएगा, ऋषि, ऋषि जैसे लिखते हैं ऋषि, ऋषि जैसे तो लिखा जाता है, रा हो जाएगा, सा हो जाएगा और ऋषि हो जाएगा इसमें। दंत में कौन कौन से आ जाएंगे, दंत में और कौन से, ला आ जाएगा, सा हो जाएगा और ये वाला सा भी हो जाएगा ऐसे ही में दंत में। अब बात करें इसमें ओष्ठ में का हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। तो देख लेते हैं कंठ से कौन से हो जाएगा, का खा गा गा, यहाँ तालु से हो जाएगा चा छा जा जा हुआ, मूर्धन से हो जाएगा टा वर्ग आ जाएगा, टा ठा डा डाना, और दंत से हो जाएगा ता वर्ग ता था दा धना, ओष्ठ से हो जाएगा पा फा वा भा मा। अब बात करें स्वर की, बात करें कैसे बांटेंगे इसको, याद करेंगे कैसे करेंगे, याद कैसे याद करने की आपको ट्रिक बता रहे हैं। याद रखेंगे विसर्ग, या विसर्ग बोलते हैं विवाह, ऐसे याद कर लेंगे। विसर्ग बोलते हैं ना विवाह, हाँ रहा विवाह, विवाह किसका, ई यस का, किसका विवाह, ई और यस का।
तो याद रखेंगे विवाह, इसको सीक्वेंस से याद बता रहे हैं आप याद करने की। जैसे याद रखेंगे विवाह, विवाह किसका, ईएस का। जब उसको पता चला कि मेरा विवाह हो रहा तो वो ईएस क्या बन गया, ऋषि, ऋषि बन गया। जब ऋषि ऋषि जैसा हो गया, ऋषि बन गया, तब वो हो गया एक लाश जैसा, अकड़ गया एकदम, लाश जैसा हो गया। अब लाश जैसा हो गया, जब विवाह करने गया तब लोगों ने देखा, ये कैसा दूल्हा, ये कैसा दूल्हा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सीक्वेंस इसका। विवाह किसका, ईएस का विवाह। और जब विवाह की बात सुनी उसने तो बन गया ऋषि बन गया। जब ऋषि बन गया तो हो गया वो लाश जैसा, लाश जैसा हो गया। जब विवाह करने गया तब उसकी साली सड्डू ने कहा, ये कैसा दूल्हा। ऐसे याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब देख लेते हैं यहाँ से, तालाब में कौन कौन सा आएगा, चा वर्ग आता है तालों में, तो चा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा चा, ये आ रहा है। और देख लेंगे कौन सा हो गया, चा हो गया, और ई आ रहा है ना, चा भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, या भी आ रहा है, सा भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, 20 का ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभ शब्द में प्रा, प्रा वर्ग का स्वरूप है, इसे पूछा गया। प्रारंभ शब्द में प्रा वर्ग का स्वरूप क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, इसको अगर इसमें विसर्ग नहीं लगा वो लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, दोनों आधे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, पा आधा है। ऑप्शन नंबर सी में डी की बात करें, ये इसे ऐसा ही है। तो देख लेते हैं ये प्रा कैसे बना है, ये पूछा गया प्रा कैसे बना गया है। तो अब इसे जानने से पहले आप लोग रा के रूप पढ़ लीजिए एक बार। रा के रूप कितने होते हैं, रा के रूप, रा के रूप की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं रा। 3 की बात करें, 3 कौन से हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे पूरे वाले रा, पूरे रा, पूरे रा हो जाएंगे। और एक हो जाएगा आधा वाला रा। और आधा वाला जो जो रा होता है वो उसे बोलते हैं रेफ रूफ। क्या बोलते हैं, रेफ रूफ। और ये कहाँ लगता है, जब ऊपर ऊपर मात्रा आती है वो लगता है। जैसे कर्म हो गया, कर्म, धर्म हो गया, ये सब जो ऊपर लगती है मात्रा, जो रेफ रूप होता है ना, ये कर्म धर्म जो ऊपर जाती मात्रा वो होती है आधा, आधा रा होता है। तो देख लेते हैं, और जो और बाद बाकी होते हैं पूरे। तो देख लेते हैं यहाँ में, इसमें लिखा गया प्रा, प्रा लिखा है ना, तो ये प्रा है ना, तो ये आधा तो रा है नहीं, तो रा तो पूरा इसमें है, रा तो पूरा है। और आधा क्या हो जाएगा, तो पा इसमें आधा हो जाएगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन किस में था, पाहुरा किस में था, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, निम्न शब्द में पूछा गया संज्ञा शब्द क्या है। सीधा, हिमालय, झूठ, सच। बात करें संज्ञा, संज्ञा के अगर पूछे कितने भेद होते हैं तो आप लोग बताइए 5। अगर मूल रूप से बताइए पूछे संज्ञा के भेद तो आप लोग बताइए 2। अब बात करें इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हिमालय, हिमालय हो जाएगी संज्ञा। हिमालय संज्ञा कौन सी हो जाएगी इसमें संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जो दुनिया में अकेली है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिमालय अकेला ही है ना, तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें कौन से आ जाएंगे, जैसे हिमालय हो गया, ताजमहल हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताज हो गया, लाल किला हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम हमने ले दिया, रमेश, महेश, सुरेश, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। बात करें सीधा क्या हो जाएगा, तो सीधा व्यक्ति, ये हो जाएगा विशेषण। लगा व्यक्ति लगा के देख लेंगे तो बनता है सीधा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषण बता रहा है कैसा व्यक्ति है, सीधा, तो ये हो जाएगा विशेषण। सच और झूठ की बात करें ये भी हो जाएंगे विशेषण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुझे थोड़ी चाय दो, इस भाग में पूछा गया कौन सा विशेषण है, समुदाय वाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, या संज्ञावाचक है। बात कर लेते हैं विशेषण की। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से बताए थे आप लोगों को, गुणवाचक हो गया, संज्ञावाचक हो गया, और सार्वनामिक विशेषण हो गया। गुणवाचक में क्या था, किसी की अच्छाई बुराई बताई जाए कि कैसा व्यक्ति है, अच्छा बुरा, इसमें इसमें होता है ये होता है गुणवाचक। संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे 1 2 3 संख्या दे दी है, संख्या का बोध होता है। परिमाण में बात करें, नाप तौल, नाप तौल, नाप तौल इसी में आता है। तो देख लेते हैं इसमें, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी चाय, तो इसको गिन सकते हैं कितनी चाय है, नहीं गिन सकते। ये गुड़ है क्या, गुड़ भी नहीं है। समुदाय है क्या, समुदाय में नहीं। तो इसमें जो है परिमाणवाचक विशेषण। और बात करें जैसे अगर ये दे रखता, 4 कप चाय दो, 4 कप चाय लाओ,
4 कप चाय लाओ, अगर ये दिया होता तो उसमें होगा संख्यावाचक विशेषण। जब यहाँ पे दिया नहीं कि थोड़ी सी चाय, कितनी थोड़ी, थोड़ी किस में आता है, परिमाणवाचक में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, इसमें पूछा गया वाक्य कौन सा है। प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयबोधक है या निषेधवाचक है। बात करें निषेध में तो नहीं दिया रहता आपको वाक्य में, विस्मयवाचक में विस्मय दिया रोकता है, प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। तो देख लीजिए, और आज्ञा में, आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है। ओहो विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा विस्मयादिवाचक, बाकी हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उसने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में बताइए रेखांकित पद क्या है। इसमें रेखांकित पद कर लेंगे कुछ, उसने कुछ, कुछ बताइए इसमें कुछ क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम की। हम यहाँ पे सर्वनाम की बात हो रही है जब, तो सर्वनाम की बात कर लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने होते हैं, 6। अगर सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितनी होती है, तो आप लोग बताइए। सर्वनाम की संख्या होती है 11। बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं 3, जो आपको रोज बता रहे हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम में, मध्यम में क्या आता है, उत्तम में आता है मैं और हम, मध्यम में आता है तू तुम और आप, इसकी कारक विभक्ति। अन्य में आता है ये वे और वे। बात करें निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम में की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं की बात आएगी, खुद की बात आएगी, स्वयं, खुद, आप, ये सब आएगा। जैसे मैं खुद ही बर्तन साफ करूंगी, मैं खुद ही खाना बनाऊंगी, मैं आप ही झाड़ू लगाऊंगी। तो इसमें कौन सा हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता। बात करें संबंधवाचक, किसमें होता है, संबंधवाचक की बात करें, इसमें आता है जो सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो सो संबंध आ रहा है ना यहाँ पे, ये होता है। अनिश्चयवाचक में बात करें कौन सा होता है, तो कुछ हो गया, कोई हो गया, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसमें कुछ को रेखांकित कर रखा था, तो इसमें हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। उसने कविता पढ़ी होगी, इसमें पूछेगा वाक्य में, वाक्य का काल कौन सा है। उसने कविता पढ़ी होगी, इसमें बताइए आसन भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध है या सामान्य है। बात करें काल की, काल के भेद कितने होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वर्तमान हो गया, एक भूत हो गया, एक भविष्य हो गया। ठीक है, अब बात करें वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान के होते हैं 5, भविष्य के होते हैं 6 और भूत के होते हैं 6, भविष्य के होते हैं 3। वर्तमान काल 5 वेद, भविष्य के 6, सॉरी वर्तमान के 5, भूत के होते हैं 6, भविष्य के होते हैं 3। तो देख लेते हैं इसमें कविता पढ़ी होगी, आसन भूतकाल में मतलब अभी अभी काम हुआ होता, जैसे जब काम अभी अभी खत्म होता हुआ, उसने अभी खाना खाया, उसने खाना खाया है, तो मतलब अभी खाया, तो ये आसन भूत हो जाए। पूर्ण भूत में काम, काम हुए कुछ टाइम हो सकता, वो काम को हुए कुछ समय हो गया होता है। संदिग्ध भूत में बात करें, इसमें शक होता है। और सामान्य भूत में जैसे वह पढ़ रहा था, पढ़ चुका था, मतलब कार्य हो चुका होता है। तो देख लेते हैं इसमें, इसमें संगीत भूत हो जाएगा। इसमें उसने कविता पढ़ी होगी, तो ये संदेह हो रहा है ना, पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, तो इसमें हो जाएगा संदिग्ध। तो ये थी क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास, ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना। जय हिंद, थैंक यू।